मैं हूँ आरजे सिया और आप मेरे साथ सुन रहे हैं बानी और आहान की कहानी। ये रिश्ते प्यार के। माधव के उस पर चिल्लाने से बानी बिल्कुल दंग रह गई। उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया ताकि वो मेरा आहान से ब्रेकअप करवा सके। वो तो ऑलरेडी आहान के बारे में जान चुके हैं। जब उसने आहान के साथ रहने का फैसला किया था, उसे अच्छे से पता था कि ऐसा कोई दिन ज़रूर आएगा, पर उसे ये नहीं लगा था कि वो आज का दिन होगा। ये उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतने जल्दी टाइम आ जाएगा। वो थोड़े सेकंड्स के लिए आश्चर्य के बाद बानी ने बिना सोचे मना कर दिया। नो वे, मैं उसके साथ ब्रेकअप नहीं करूँगी। बानी की जिद देकर माधव और भड़क गया। उसने उसे धमकाया, ये तुम पर डिपेंड नहीं करता। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमने उस आदमी के साथ रहना जारी किया तो मुझे दोष मत देना, उसके साथ जो भी होगा। क्या कहना चाहते हैं आप? माधव की बात सुनकर बानी का दिल बैठ गया। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को सेड्यूस करने की? मैं उसके टांगे तोड़ दूंगा। वो हमारी कम्युनिटी कानून से चलती है मिस्टर शर्मा। आपकी आपकी इज्जत समाज में बहुत ज़्यादा है और मुझे नहीं लगता कि आपको करना चाहिए, और आपकी जो पूरी इमेज है वो बर्बाद करनी चाहिए। वो एक नॉर्मल आदमी है, तो क्या होगा अगर मैं उसे मार दूंगा तो? माधव के आंखों की दरिंदगी देखकर माधव के आंखों की दरिंदगी देखकर बानी कपकपा उठी। उसे अच्छे से पता था कि आहान एक नॉर्मल इंसान है। माधव जैसा अमीर आदमी बिना किसी मुश्किल से उसे बिल मार सकता है। वो माधव को आहान को हर्ट करने नहीं दे सकती थी। ऐसे वक्त उसके पास एक ही चॉइस थी, वो थी ब्रेकअप। नहीं 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 नहीं, मैं आहान के साथ ब्रेकअप नहीं कर सकती। अपनी ज़िंदगी देकर भी वो उसे बचागी। पर क्या होगा माधव ने अगर आहान को कुछ कर दिया तो? बानी की आंखों में डर दिखाई दे रहा था। माधव ने उसे धमकाना जारी रखा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम मेरी बेटी हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं बस तुम्हें बंद कर दूँगा। पर वो गंदा आदमी, मैं उसे किसी को मारने के लिए कहूँगा या फिर उसे अपाहिज बनाकर छोड़ूंगा। बद से बदतर उसकी ज़िंदगी बना दूँगा। क्या ये तुम चाहती हो, एक अपाहिज आदमी के साथ रहना? माधव के शब्दों से बानी बहुत गुस्सा हुई। वो कांप गई। आपको लगता है आप कुछ भी कर सकते हैं? उसे हाथ तो लगा के दिखाइए। बानी के शब्द सिर्फ गुस्से के थे, पर वो कुछ अलग ही मीनिंग बता रही थी। जूली और रिया उसके उस सपनों के आदमी की पहचान करना चाहते थे। जूली ने उसे इमिजिएटली रोका। बानी, तुम्हारे पिता बस गुस्सा है कि तुम एक ऑर्डिनरी इंसान के साथ हो। वो बहुत सादा इंसान है। अगर वो गरीब नहीं होता, अच्छे खानदान का होता, तो वो गुस्सा नहीं होते। उसके शब्द सुनकर बानी को याद आया कि डिनर पार्टी के कैसे सब लोगों ने उसके और वॉल्फ ग्रुप के प्रेसिडेंट को दोनों को दोस्त कहा था। तब माधव भी उससे पूछने आया था। पहले माधव यही सोचता था कि वो वॉल्फ ग्रुप के बॉस को जानती है और साथ में देव को भी, तो माधव हमेशा उससे मुस्कुराकर बात करता था। उसे झट से एक आइडिया आया। डैड, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ डैड मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि इस दुनिया में सिर्फ आप ही एक पावरफुल इंसान नहीं हो। अगर आप खुद को मुसीबत में नहीं चाहते तो ज़्यादा मुसीबत खड़ी मत कीजिए। बाद में मुझे मत कहिएगा कि मैंने आपको बताया नहीं, मैंने आपको वॉर्न नहीं किया। इसके साथ बाकी लोगों के बिना कुछ बोलने से पहले वो वहाँ से खड़ी हुई और दरवाजे से चली गई। उसका मतलब क्या है? क्या वो मुझे एक साधारण इंसान से अब डरना चाहिए? जूली और रिया भी एक दूसरे को देखने लगे। बानी के शब्दों से साफ जाहिर होता है कि वो किसी पावरफुल आदमी के साथ डेट कर रही है। जूली अपने आप में फुसफुसाई और फिर कहा, छोड़ो, माधव हमें शायद गलतफहमी हुई है। वो आदमी शायद कोई अमीर आदमी होगा। उन्होंने कहा कि वो लेक व्यू नेस्ट में रहते हैं। वो जगह नहीं, नॉर्मल नहीं है जहाँ सिर्फ अमीर लोग रहना पसंद करेंगे। लेक व्यू नेस्ट एक ब्यूटिक अपार्टमेंट है, ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है। वो आदमी भी यही कह रहे थे कि वो लिमिटेड एडिशन कार चला रहा था। वो ज़रूर एक रिच होगा। रिच में रिया बीच में बोल पड़ी, यह कैसे हो सकता है? माधव को भरोसा नहीं हो रहा था, पर दूसरी तरफ से उसने रियलाइज़ किया कि कुछ गड़बड़ है। सिर्फ अमीर लोग ही लिमिटेड एडिशन लग्जरी कार मैनेज कर सकते हैं, और बानी के लिए फायरवर्क्स भी। वो चुड़ैल जानबूझ के उस अमीर इंसान से रिश्ता छुपा रही है।
माधव उस आदमी की आइडेंटिटी जानने के लिए बहुत फेल हो गया था और वो चाह कर भी उस आदमी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता नहीं कर लगवा रहे थे। इससे उसकी सारी भूख मर गई। ये देखकर जूली और रिया ने भी ज़्यादा खाने की हिम्मत नहीं की। वो दोनों उठी और माधव के साथ चली गई। जैसे ही वो कॉरिडोर में पहुंचे, अपोजिट साइड के लग्जरियस रूम का दरवाज़ा बाय चांस खुला। रिया ने कैजुअली देखा और आहान को अंदर पाया। दरवाज़ा सेकंड्स में ही बंद हो गया, पर आहान की सुंदरता सच में कोई नहीं भूल सकता था। रिया ने जल्दी से पहचान लिया कि वो बानी के साथ वाला आदमी है। लोटन रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम पूरी दिल्ली में मशहूर थे। नॉर्मल लोगों को वहाँ रिजर्वेशन भी नहीं मिलता, फिर यहाँ बैठने की तो बात ही छोड़ दो। अब आहान का यहाँ होना रिया को अचंभे में डाल दिया था। यह आदमी ज़रूर कोई अमीर या नोबल होगा, पर वो आदमी है कौन? कौन है वो? उसे उस आदमी की आइडेंटिटी पता लगानी ही होगी और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये सोचकर रिया पीछे हो गई। मुझे कुछ काम है, आप पहले चले जाइए। जूली और माधव चले गए और रिया लोटस रेस्टोरेंट के फ्रंट डेस्क पर लग्जरी रूम के गेस्ट के बारे में इंक्वायरी करने चली गई। उसे लगा कि वो शायद उसे कुछ क्लू मिलेंगे, पर वो रिसेप्शनिस्ट बर्फ़ की तरह कोल्ड थी और रिया को बता दिया कि उसे कुछ नहीं पता। अगर उसे कुछ पता होता भी तो उसे बताने का उसका कोई इरादा नहीं था। रिया कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए वो बाहर कार में जाकर बैठ गई। लोटस रेस्टोरेंट के अंदर भी लोग कुछ नहीं बता रहे थे कि वो आदमी कौन है, तो वो जब तक बाहर नहीं आता तब तक वो उसका इंतज़ार करेगी। कुछ भी हो, आज तो वो उसकी पहचान पता करके ही रहेगी। उस रेस्टोरेंट के पार्किंग लॉट में लगभग 1 घंटे तक इंतज़ार करने के बाद रिया ने फाइनली आहान को देखा। अकेला, अपने पॉकेट्स में हाथ डाले हुआ, वो धीरे से पार्किंग लॉट में आ रहा था। उसका फिगर बिल्कुल टॉप मॉडल की तरह था और चेहरा इतना सुंदर था कि रिया चाह कर भी उससे नज़र नहीं हटा पाई। इसीलिए जब उसने हर्ष को बानी से छीना, बानी बिल्कुल गुस्सा नहीं हुई। अगर वो भी इतने सुंदर और हॉट आदमी से मिले तो हर्ष को तो ऐसे ही भूल जाएगी। जैसे ही ये वो सोच रही थी, उसने देखा वो आदमी एक फुल्ली इक्विप्ड रेंज रोवर में बैठ गया। जाहिर था ये करोड़ों रुपए की कार सिर्फ अमीर लोगों को ही मैच करती है। ये सोचकर रिया ने उसे फॉलो किया। आहान धीरे धीरे चलाता गया। रिया के उसके पीछे पीछे जल्दी से कार पीछे पीछे चली गई। जल्दी ही कार शहर से बाहर चली गई। अजीब, यह आदमी कौन से नर्क में जा रहा है? क्या वो सिटी के बाहर जा रहा है? रिया ने आहान के कार का पीछा करना जारी रखा। बहुत लंबे समय बाद उसके सामने वाली कार ने स्पीड स्लो की और बहुत सारे हाईवे पार किए। रिया अभी भी उसे फॉलो कर रही थी। उसके बाजू की गाड़ियाँ अब कम और ना के बराबर हो गई थी। रिया पूरी तरीके से अब शहर से बाहर आ चुकी थी और किसी बंजर गांव में आ गई, जहां उसने चीज़ें आउट ऑफ टाइम देखी। वो रेंज रोवर ने जल्दी ही स्पीड बढ़ाई और बिल्कुल भूत की तरह गायब हो गई। अंधेरे में उसके कार की लाइट्स के अलावा वहाँ कोई भी रोशनी नहीं थी, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। वहाँ पूरी तरीके से शांति थी, जो एक डरावनी शांति थी। कार के बाहर के हवा के झोंके और उल्लुओं की डरावनी आवाज़ों से रिया बुरी तरीके से डर गई। वो आवाज़ें बहुत दिल दहलाने वाली थी। अब उसमें आगे बढ़ने की और हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने स्पीड धीमी की और वापस जाने लगी। थोड़ा आगे आने के बाद उसने आश्चर्य से उसके टायर पंचर हो गए। डरते हुए रिया कांपती हुई कार से बाहर आई। देखा तो बहुत सारे कीले रास्ते पर फेंकी हुई थी। किस कमीने ने ये रास्ते पर फेंकी है? रिया ने कोसा और रिपेयर के लिए फ़ोन किया। फ़ोन करने ही वाली थी इससे पहले कि वो फ़ोन पकड़ती और नंबर डायल करती, उसने अजीब आवाज़ें उसके तरफ आते हुए सुनी। उसने सिर उठाया और 2 भूतों जैसे आदमी जो बिल्कुल काले कपड़े पहने हुए अंधेरे में उसी के तरफ आ रहे थे, बिल्कुल यमराज की तरह।